नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र देसवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका टॉपर्स क्लासेज में। देखिए, कल हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और नंबर सिस्टम में भी हमने जीरो के बारे में कल कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे। आगे देखो, कंटिन्यू करते हैं नंबर सिस्टम को ही। तो देखो, सबसे पहले अपने पास मैंने तुम्हें बताया था नंबर लाइन पर नंबर्स आ गए थे हमारे पास। ठीक है, नंबर्स में मैंने तुम्हें बताया था नंबर लाइन पर डिनोट करना सिखाया था। नंबर्स में मैंने सबसे पहले जीरो के बारे में तुम्हें बताया था। जीरो की कुछ प्रॉपर्टीज थी, उनके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। अब देखो आगे अगर अपन बात करें नंबर सिस्टम में, तो हमारे पास जब नंबर्स आ गए थे मैथमेटिक्स में, तो नंबर्स को क्या किया था हमने, जो इंडिविजुअल नंबर्स थे जैसे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इस तरह से जब नंबर्स आ गए थे तो हमने क्या किया, नंबर्स को एक साथ लिखना स्टार्ट किया। और नंबर्स को जब एक साथ लिखना स्टार्ट किया तो हमारे पास संख्या बनी, और संख्या बनी तो फिर संख्या से आगे चल के जो हमारा और सारे कॉन्सेप्ट हैं वो सभी आए। तो देखो, जैसे मैंने 3 4 5 6 7 इस तरह से एक नंबर लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास एक संख्या बन गई। मैंने क्या किया, अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, 100 डिजिट और 1000 डिजिट, इस तरह से अगर मैंने नंबर्स को लिखा तो मेरे पास क्या बनी, एक संख्या बन गई। ठीक है, तो अब संख्याओं के बारे में हम आगे इस चैप्टर में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, जब हमारे पास कोई भी संख्या बनी है तो हमारे पास एक फैक्ट निकल के आया। दो चीजें अपन पढ़ेंगे, एक तो किसी भी इन अंकों को पास रखने पर जातीय मान बना और एक स्थानीय मान बना। तो पहला पॉइंट रहेगा अपना जातीय मान और स्थानीय मान। देखो, सबसे पहला फैक्ट है जातीय मान। जातीय मान क्या होता है, कोई भी संख्या है उसमें जो कोई अंक है उसका जो खुद का मान होता है, जो वास्तविक मान होता है, वही जातीय मान कहलाता है। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 8,457। अब मैं आपसे पूछूं, 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 ही होगा। 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 होगा। 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 ही होगा। और 8 का जातीय मान क्या होगा, 8 ही होगा। यानी कि किसी भी संख्या में उस अंक का जो खुद का मान होता है वही उसका जातीय मान होता है। और दूसरा है अपना स्थानीय मान। इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। देखो, स्थानीय मान क्या होता है, हमने कोई भी संख्या लिख दी, तो उस संख्या में किसी भी अंक का स्थान निर्धारित करना, यह अपना स्थानीय मान कहलाता है। देखो, 5 किस स्थान पर आ रहा है इस संख्या में, इसके बारे में बताना स्थानीय मान है। 3 किस स्थान पर आ रहा है, 6 किस स्थान पर आ रहा है, 7 किस स्थान पर आ रहा है, तो ये स्थानीय मान को इंडिकेट करता है। क्लियर है? तो देखो, 5 हमारा इकाई अंक पर आ रहा है तो 5 का स्थानीय मान तो 5 ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 की बात करें, 3 देखो इकाई के बाद दहाई आता है, टेंस डिजिट आता है, तो ये दहाई के स्थान पर है। तो 3 का स्थानीय मान अगर अपन को निकालना है तो 3 के बाद देखो कितने अंक हैं संख्या में, उतनी क्या लगा दो, 0। तो 3 के बाद 0 लगाओगे, कितने अंक हैं, एक एक 0 लगा दोगे, कितना बन जाएगा, 30। तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 30। इसके बाद देखो, जैसे 7 है, आपसे पूछा जाए 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखो 7 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 डिजिट पे आ रहा है। तो 7 के बाद देखो कितने अंक हैं संख्या में, 1 2 3, तो 3 0 अपन उसमें और ऐड कर देंगे और ये क्या बन जाएगा अपना 7 का स्थानीय मान। तो देखो, संख्या में उसका स्थान बताना हो स्थानीय मान कहलाता है, और कोई भी संख्या में किसी अंक का खुद का जो वास्तविक मान होता है वो उसका जातीय मान होता है। क्लियर है? अगर कोई भी संख्या है, ठीक
ठीक है। यदि किसी भी संख्या में जीरो है तो जीरो का ध्यान रखना, स्थानीय मान और जातीय मान दोनों क्या होते हैं, जीरो ही होता है। क्यों? क्योंकि जीरो के बाद अगर आप स्थानीय मान देखो, जीरो चाहे किसी भी स्थान पर आ रहा हो कोई भी संख्या में, तो उसके बाद कितनी भी जीरो लगा लो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जीरो का इसमें स्थानीय मान भी क्या होगा, जीरो, और जीरो का जातीय मान भी क्या होगा, जीरो। यहां से देखो किस तरह से क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। कोई भी तुम्हें संख्या दे देगा, मान लो ये वाली संख्या दे दी आपको 8457, और आपसे पूछ ले बताओ 4 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या है। तो देखो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा इसमें 400, और जातीय मान 4, इनका डिफरेंस पूछ रहा है, कितना आ जाएगा 396। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो अपन ने पढ़ा है नंबर सिस्टम में, क्या, जातीय मान और स्थानीय मान। जातीय मान किसी भी अंक का उसका वास्तविक जो मान होता है खुद का, वो जातीय मान होता है, और अगर उसका स्थान बताएं हम संख्या में तो वो क्या कहलाता है, स्थानीय मान। इसके बाद देखो नंबर्स के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। नंबर्स अपने पास आ गए हैं और हमने क्या किया, संख्या बनाना सीखा, संख्या बना ली। अब देखो नंबर्स को या संख्या को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपन। एक तो होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या और इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, तो देखो नंबर्स को सबसे पहले अपन डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। एक तो है वास्तविक संख्या और दूसरा है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, तो वास्तविक संख्या का देखो मैंने कल आपको नंबर लाइन के बारे में बताया था। जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं वो संख्याएं कैसी होती हैं, वास्तविक संख्याएं। जैसे देखो 5 है, 6.5 है, √2 है। ठीक है, इस तरह से, या फिर मैं नेगेटिव में कोई भी नंबर लिख दूं -9.3। इस तरह से कोई भी नंबर जिसको अपन नंबर लाइन पर शो करा सकें, नंबर लाइन पर दिखा सकें, वो कैसा नंबर होता है, वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या की बात करें तो वे नंबर जिनको अपन नंबर लाइन पर दिखा ही नहीं सकते वो कैसी होती हैं, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर जिनको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल √-3, √-5, √-7। क्लियर है, तो ये कैसी संख्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिनको अपन नंबर लाइन पर शो करा सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो वास्तविक संख्याएं। और काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर जिनको अपन नंबर लाइन पर शो नहीं करा सकते। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं आपसे √-7 है, अगर आप इसको आगे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना, √7 × -1। ठीक है, अलग अलग करोगे ये √7 हो जाएगा इंटू √-1, और √-1 क्या होता है, आयोटा। तो आप इसको लिख सकते हो √7 आयोटा। ठीक है, तो ये कैसी संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। आयोटा की वैल्यू √-1 होती है। ठीक है, अगर आयोटा स्क्वायर करते हैं अपन तो √-1 का भी स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, -1, स्क्वायर से कट जाएगा रूट, और आयोटा की अगर पावर 4 करते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है, 1। तो ये हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं। नंबर्स को अपन ने डिवाइड किया है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या कौन सी होती है, जिनको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 है, 6.5, √2, -9.3, इस तरह से। और ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते हैं वो अपने होते हैं काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, जैसे √-3 है, √-5 है, √-7 है, इस तरह से। यहां तक कोई समस्या किसी को? अब देखो आगे बात करते हैं वास्तविक और काल्पनिक संख्या का। अगर अपन दोनों को मिला के लिख दें तो एक कॉन्सेप्ट बनता है सम्मिश्र संख्याएं।
तो सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, देखो यदि अपन वास्तविक और काल्पनिक संख्या को मिला के लिखें तो ये अपने पास क्या बनता है, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या की जो फॉर्म होती है वो होती है अपने पास a प्लस आयोटा b के रूप में। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं 5 प्लस 3 आयोटा, कैसी संख्या हो जाएगी हमारे पास, सम्मिश्र संख्या। मैं लिखता हूं 9 प्लस 2 आयोटा, ये भी अपने पास कैसी हो जाएगी, सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का मिक्सचर होती है, यानी कि इसकी फॉर्म जो होती है वो a प्लस आयोटा b के रूप में होती है। जैसे एग्जांपल के लिए अपन देखते हैं 5 प्लस 3 आयोटा, ये कैसी संख्या हो जाएगी अपने पास, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, इसके बाद देखो अगर मैं बात कर रहा था देखो रियल नंबर्स के बारे में, तो दोस्तों देखो रियल नंबर्स जो होते हैं इनको आगे अपन डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। रेशनल नंबर और दूसरा है इर्रेशनल नंबर। इसको बोलते हैं अपन परमेय संख्या और इर्रेशनल नंबर को बोलते हैं अपरमेय संख्या। ठीक है, देखिए सबसे पहले नंबर्स को अपन ने डिवाइड किया वास्तविक संख्या में और काल्पनिक संख्या में। काल्पनिक संख्या आयोटा की फॉर्म में जो मैंने बताई थी तुम्हें। वास्तविक संख्या कौन सी होती है, जिसको अपन नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। अब वास्तविक संख्या के भी अगर अपन आगे प्रकार पढ़ते हैं, टाइप्स पढ़ते हैं, तो उनमें दो टाइप्स निकल के आते हैं अपने पास, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो देखो सबसे पहले अगर परमेय संख्या की बात करें तो परमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q की टर्म में लिखा जा सके। P अपॉन Q की टर्म में लिखा जा सके, लेकिन Q जो है उसका मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। क्लियर है, क्यों, क्योंकि अगर Q का मान आप जीरो रखोगे, Q नीचे जीरो आएगा, तो जीरो से अगर तुम किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, तो वो परमेय संख्या नहीं रह जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, वो अपरमेय संख्या। तो परमेय संख्या के लिए पहली कंडीशन क्या है, जब कोई भी संख्या P बटे Q की फॉर्म में होती है तो वो क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती है। क्लियर है, लेकिन Q की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। और दूसरी कंडीशन है P और Q जो दोनों नंबर हैं वो कैसे होने चाहिए, इंटीजर नंबर होने चाहिए, या मैं कह सकता हूं पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा अपने पास है इर्रेशनल नंबर, इसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे, पहले रेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो है वो है हमारे पास परमेय संख्या। P बटे Q की टर्म में लिख सकें, लेकिन Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो। और इसके अलावा P और Q दोनों जो है वो क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए या इंटीजर नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं आपसे, मैंने लिखा 3/5 P बटे Q की टर्म में कैसा नंबर है, परमेय संख्या है। मैंने लिखा केवल 8 लिख दिया, 8 की मैं बात करूं आपसे, बताओ 8 परमेय संख्या है क्या। अब आप बोलोगे सर P बटे Q की टर्म में होनी चाहिए, लेकिन यहां तो सिर्फ 8 है, नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो देखो जब कोई भी अपने पास कंप्लीट नंबर होता है, अगर उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो अपन एक मान सकते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और जब इसके नीचे एक मान लोगे तो वापस से बताओ बन जाएगा P बटे Q की टर्म में, और P बटे Q की टर्म में अगर बन गया तो वापस से कैसा नंबर हो जाएगा, परमेय संख्या। क्लियर है,
मैंने लिखा -3 अपॉन 2। देखो अगर साइन माइनस का आता है किसी भी अगर कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में संख्या है 3/2 है, इसके आगे अगर मैंने माइनस लगा दिया तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना ये भी कैसा नंबर होगा? परमेय संख्या होगा। क्लियर है? मैंने लिखा √4। बताओ कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखो √4 को आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 2, और 2 के बटे में देखो कुछ भी नहीं है, तो अपन क्या लगा सकते हैं? 2 के बटे में 1 लगा सकते हैं, तो वापस से P/Q की फॉर्म में बन गया। क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो आगे की कंडीशन समझने के लिए अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अपन दशमलव संख्या और दशमलव संख्या के अपन 3 टाइप्स पढ़ते हैं। पहला है शांत दशमलव, दूसरा है अशांत पुनरावृत, और तीसरा है अशांत अनावृत। ठीक है? तो देखो शांत दशमलव ऐसी कोई भी संख्या जिसमें डेसिमल के बाद के जो नंबर हैं वो कांस्टेंट हो जाए, फिक्स हो जाए कि इसके बाद कोई भी नंबर्स नहीं है, वो अपना क्या कहलाता है? शांत दशमलव। जैसे मैंने लिखा 3.5। ठीक है? मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा? 3.5 है, पॉइंट हटाऊंगा यहां से, नीचे कितना आ जाएगा? 10। P/Q की टर्म में बन गया। तो इसको मैं कैसी कैसी संख्या कह सकता हूं? परमेय संख्या। ठीक है? मैं कोई और एग्जांपल लिखता हूं, जैसे 4.79। इसको भी आप आगे सॉल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 479/100। वापस से P/Q की फॉर्म में, क्योंकि वैल्यू भी कितनी नहीं है? 0, तो ये भी कैसी संख्या होगी? परमेय। तो मैं ये कह सकता हूं सभी शांत दशमलव जो होते हैं वो कैसी संख्या होती है? परमेय संख्या होती है। ठीक है? दूसरा देखो अशांत पुनरावृत, यानी कि दशमलव के बाद के अगर अंक जो हैं वो शांत नहीं होते, लगातार चलते जाते हैं, डॉट 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 इनफाइनाइट तक अगर कोई भी वैल्यू चलती जा रही है। जैसे मैंने लिखा 0.333 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। तो ये बताओ परमेय संख्या होगी या अपरमेय संख्या होगी? देखो यहां पे इसको अगर अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? डेसिमल 3 पे बार इस तरह से लिख सकते हैं इसको, और जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो बार हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा? 9, कट जाएगा 1/3। वापस से किस फॉर्म में बन गया? P/Q की फॉर्म में। तो इसको भी अपन कैसी संख्या बोलेंगे? परमेय या अपरमेय? तो ये भी कैसी संख्या होती है? परमेय। डेसिमल के बाद के नंबर यदि अशांत है लेकिन रिपीटेशन है उनका, पुनरावृत कर रहे हैं, जैसे देखो यहाँ 3 3 3 3 इस तरह से आ रहा है, तो कैसी संख्या होगी? परमेय संख्या होगी। अगर अंक डिजिट जो है वो 2 डिजिट भी अगर रिपीट कर रहे हैं तो भी कैसी संख्या होगी? परमेय। जैसे देखो एक और एग्जांपल अपन देखते हैं यहाँ। जैसे मैंने लिखा 0.565656 एंड डॉट डॉट डॉट। तो यहां देखो इसको अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? डेसिमल 56 पे बार है, और आगे इसको डेसिमल को हटा देंगे, 56/99, 2 टाइम्स आ जाएगा। अगर ये कटता है तो आगे काट लो, नहीं तो अपन को तो बस इतने से मतलब है कि यदि ये P/Q की फॉर्म में बन रहा है तो कैसी संख्या हो जाएगी? परमेय। और तीसरा कॉन्सेप्ट था अपने पास अशांत अनावृत, यानी कि दशमलव के बाद यदि अंकों की रिपीटेशन जो है वो सेम ना होके अशांत रूप में, यानी कि कभी फिक्स नहीं हो रही है, वो चलती ही जा रही है, अलग अलग अंक आते जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा 3.1426538 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। तो क्या तुम इसको फ्रैक्शन में कभी कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो ये हमेशा क्या होती है? अपरमेय।
ठीक है, तो ये हमने बीच में क्यों पढ़ा दशमलव के बारे में? देखिए हम पढ़ रहे थे परमेय और अपरमेय संख्याओं के बारे में। परमेय संख्या का मैंने तुम्हें बताया था, परमेय संख्या क्या होती है? जिसको अपन पी अपॉन क्यू की टर्म में लिख सके, लेकिन क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0। दूसरी कंडीशन देखो, डेसिमल में बात करें तो यहां से अपन 3 चीजें अपने पास निकल के आती हैं। पहली कंडीशन थी शांत दशमलव, यदि दशमलव के बाद के जो अंक हैं वो फिक्स हैं तो उसको अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तो पी अपॉन क्यू की टर्म में बन जाएगा, तो कैसी संख्या हो जाएंगी? परमेय। पहला पॉइंट बनेगा, सभी जो शांत दशमलव हैं वो कैसी संख्या होती है? परमेय संख्या। दूसरा पॉइंट देखो, अशांत पुनरावृत, यानी कि डेसिमल के बाद के जो नंबर हैं वो शांत तो नहीं हो रहे, अशांत हैं, चलते जा रहे हैं, रिपीटेशन है लेकिन उनका, और रिपीटेशन है तो इसको अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ये रहा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते ही ये क्या बन गया अपने पास? पी अपन क्यू की टर्म में, और पी अपन क्यू की टर्म में बन रहा है तो हम कह सकते हैं ये कैसी संख्या होगी? परमेय संख्या होगी। और तीसरा था अपने पास अशांत अनावृत, यानी कि दशमलव के बाद के अंकों का जो रिपीटेशन है वो नहीं हो रहा है, दशमलव के बाद कुछ भी अंक आ रहा है तो इसको अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो ये अपने पास कैसी संख्या हो जाएगी? अपरमेय संख्या। क्लियर है? तो यहां से देखो 3 पॉइंट अपने पास निकल के आए। पहला है सभी शांत दशमलव परमेय संख्या होते हैं। दूसरा है सभी अशांत पुनरावृत परमेय संख्या होते हैं। और तीसरा था अपने पास सभी अशांत अनावृत जो हैं वो कैसे होते हैं? अपरमेय। क्यों? क्योंकि उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते अपन, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो वो कैसे कहलाएंगे? अपरमेय संख्या। क्लियर है? तो परमेय संख्या के बारे में अपन ने पढ़ लिया। क्या होता है? वे संख्याएं जो p बटे क्यू की फॉर्म में होती हैं लेकिन क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0। तो वो कैसी संख्या होती है अपने पास? परमेय। पहली चीज, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन थी p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर नंबर होने चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने बात करी थी कि जो परमेय संख्या होती है, अब अगर किसी भी फ्रैक्शन में कोई संख्या है उसके आगे नेगेटिव साइन अगर अपन लगा देते हैं तो क्या परमेय संख्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपसे एक चीज पूछ लिया जाए, 0 जो है वो कैसी संख्या है? परमेय है या अपरमेय है? तो ध्यान रखना, 0 भी कैसी संख्या होगी? परमेय। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, आप 1 मान सकते हो। तो देखो p बटे क्यू की टर्म में बन गया, मुझे सिर्फ इतना है कि q 0 नहीं होना चाहिए, p हो कोई दिक्कत नहीं है, 0 क्या नहीं होना चाहिए? q। और ये कंडीशन हमने कल पढ़ी थी, 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, क्या आता है? 0। तो ये देखो 0 ही बन रहा है वापस से, तो अगर p बटे क्यू की टर्म में ये है तो ये क्या बन जाएगा? परमेय संख्या। तो ध्यान रखना, एक और पॉइंट यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो, 0 भी परमेय संख्या होता है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या किसी को? आगे देखो, अगला है अपना, दूसरा है अपरमेय संख्या। तो देखो अपरमेय संख्या, परमेय संख्या हमने पढ़ ली क्या कंडीशंस होती है। जो परमेय संख्या की कंडीशंस फॉलो नहीं करेगी वो संख्याएं सारी क्या हो जाएंगी? अपरमेय संख्या। जैसे मैं कह देता हूं आपसे, मान लो मैंने बोल दिया आपसे √7, √3, √2। देखो √2 है, मान लो इसका मैं आपको आगे सॉल्व करता हूं,
तो ये क्या होता है 1.414, इस तरह से आगे चलता जाता है। ठीक है, तो क्या ये कभी शांत होगा? नहीं है। कैसी फ्रैक्शन बनेगी? अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें भी तो अशांत अनावृत बनेगी। और अशांत अनावृत मैंने अभी बताया था तुम्हें कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या, यानी कि जिनका फिक्स रूट नहीं निकल सकता, तो उनकी वैल्यू डेसिमल के बाद में चलती जाएगी, और वो अपने पास कैसी संख्या बनती है? अपरिमेय संख्या। क्लियर है? देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, आपने देखा होगा, एक चीज पढ़ते अपन, पाई। ठीक है, पाई का मान कितना होता है? 22/7। ये जो 22/7 होता है ना, ये लगभग होता है, फिक्स नहीं होता 22/7। ठीक है, अगर 7 को इससे आप डिवाइड करोगे तो ये बनता है 3.141592, इस तरह से और चलता जाएगा आगे। तो देखो पाई की बात करें, पाई का मान, लेकिन अपन मान के कितना चलते हैं? जब एडवांस मैथ पढ़ते हैं तो 22/7 ही मान के चलते हैं। अगर 22/7 आप मानते हो तो P/Q की फॉर्म में बन रहा है, और P/Q की फॉर्म में है, तो कैसी संख्या हो जाएगा? परमेय या अपरमेय? परमेय हो जाएगा, P/Q में है तो। लेकिन पाई जो है खुद, ये तो कैसा है? अपरमेय। और अगर पाई के मान की बात करें तो पाई का मान कैसा होता है? परमेय संख्या होता है। ठीक है, ये 22/7 जो है। क्लियर है? तो पाई खुद तो कैसा है? अपरमेय है। अगर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ ले कि पाई है, ऑप्शन में दे दिया परमेय, अपरमेय, इनमें से कुछ नहीं, तो पाई तो ध्यान रखना कैसा होता है? अपरमेय। और पाई का जो मान है 22/7, वो कैसा होता है? परमेय संख्या होता है। क्योंकि देखो 22/7 जो है, इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता, लगभग होता है। और लगभग मान अगर अपन बात करते हैं तो 22 को 7 से डिवाइड करोगे आप तो कितना बनेगा? 3.141592, और आगे इस तरह से डिवाइड होता चला जाएगा। तो क्या ये फिक्स वैल्यू है? नहीं है, अशांत अनावृत दशमलव भिन्न है। तो अशांत अनावृत दशमलव भिन्न जो होती है वो सभी कैसी होती है? अपरमेय होती है। ठीक है, तो पाई की जो वैल्यू है वो ध्यान रखना कैसी हो जाएगी? अपरमेय संख्या। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तब तक के लिए शुक्रिया। लाइक कर लेना चैनल को भाई।